इस ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम लगातार बात कर रहे थे कि आखिर संशोधित नागरिकता कानून को लेकर किस प्रकार से देश में एक प्रकार से भ्रम फैलाने की स्थिति की जा रही है और उसके चलते कई जगहों पर, कई शहरों में इस प्रकार की स्थिति है कि लोग सड़कों पर हैं और उसके पीछे आखिर क्या वजह है। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पनप रही है, क्यों पैदा हो रही है। नागरिकता कानून का सच जाने बिना प्रदर्शन कितना जायज है, क्योंकि पहले सच जानिए, क्या वो सच में गलत है, क्या उसमें कुछ गलतियां, कमियां, खामियां हैं। उसके बाद सड़कों पर अगर कोई उतरता है तो वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उतरने का हक हिंदुस्तान का संविधान हर एक व्यक्ति को देता है। लेकिन उस सच को जाने बिना उपद्रवी हो जाना सड़कों पर, यह कहां तक जायज है। इस मसले पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका मैं परिचय आपसे कराता हूं। मेरे साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरे खास मेहमान डीके दुबे जी हैं, कानून के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मैं पहले आपसे ही मैं शुरू करना चाहूंगा। आपको लगता है कि सच में जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश के अन्य राज्यों के हिस्से हो, जो सड़कों पे मौजूद हैं, क्या उनको सच में पता है कि ये आखिर कानून है क्या और इसमें क्या गलती, कमियां, खामियां, या बहज वो किसी एक भ्रम का शिकार होकर सड़कों पे मौजूद हैं? देखिए, इसे हम दो पार्ट में आपके सवाल को डिवाइड कर सकते हैं। एक जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो पर्टिकुलरली असम में और त्रिपुरा में, और दूसरा जो अभी हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, या जामिया में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, नदवा में हुआ, आज जो जाफराबाद और सीलमपुर में हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे दो पार्ट में देखिए। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनके ग्रीवांस समझ में आते हैं, क्योंकि उनका जो अपोजिशन था और वो उसके विक्टिम भी रहे हैं। उन्होंने फेस भी किया है वहाँ पे कि जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या बाकी जगह के आए हुए सेटलर बहुतायत में वहाँ पे रहे, तो उनका अपोजिशन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे, जो जिसको भी वो आउटसाइडर, इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं। लेकिन वहां का प्रदर्शन जो था या वहां का आक्रोश जो था वो 2 दिन के बाद शांत हो गया, क्योंकि उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन अभी आप वहां पे बता रहे थे कि 31 दिसंबर 2014 की बात और बाकी तमाम और कोशिशों के बाद वहां शांति बहाल हो रही है, काफी हद तक बहाल हो गई है। बाकी उम्मीद है कि वो शांति पूरी तरह बहाल हो जाएगी। यहाँ जो हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि ये क्लासिकल केस है और एक केस स्टडी भी है कि मिसलीडिंग और मोटिवेटेड जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो किस तरह के एक उपद्रवी सिचुएशन का निर्माण कर सकती है, जिसमें आउटसाइडर भी घुस आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें स्टूडेंट्स, लेकिन अगर स्टूडेंट कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें आउटसाइडर घुस आते हैं तो फिर जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। और उस नैरेटिव बिल्डिंग के दौरान में, मतलब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी में, जैसे वेस्ट बंगाल में हमने देखा, वहां पुलिस मुखदर्शक हो गई। आप रेलवे की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, आप स्टेशन पे आग लगा रहे हैं, लूट हो रहा है, आर्जन हो रहा है, राइटिंग हो रही है, और मतलब एक स्थिति, इस तरह की परिस्थिति का निर्माण कर दिया गया। और आप एक नैरेटिव को पेडल करते रहे कि सेकुलरिज्म मुस्लिमों के खिलाफ है, ये आ जाएगा तो मुस्लिम निकाल दिए जाएंगे। अरे भैया, कहाँ भारत का मुसलमान या भारत का कोई भी नागरिक मतलब इसमें खतरे में होता है? अगर मान लीजिए कि एक हिस्टोरिकल, जो सरकार बार बार बात कह रही है कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करने की कोशिश है, जो एक प्रॉब्लम, समस्या हुई थी जी। अब या तो मान लीजिए कि आप कहें कि पाकिस्तान, मतलब हिंदुस्तान में एज इट इज मुस्लिमों के साथ इतनी प्रॉब्लम है तो वहां से फिर लाएं क्या? कभी रोहिंग्या के संदर्भ में लिबरलिस्ट, सेकुलरिस्ट और बाकी लोग जो है वो सामने आ जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति का निर्माण हुआ जी, वो मैं मानता हूं कि एक मिसलीडिंग, मिसइन्फॉर्म्ड और मोटिवेटेड कैंपेन, स्टूडेंट्स बेचारे मिसइन्फॉर्म्ड, बिल्कुल, और वो साफ तौर पे सड़कों पे हमको दिखाई भी पड़ा कि किस प्रकार से वो स्थिति पैदा हुई। एक चीज और इसमें होता है जी, मैं आऊंगा आपके पास, डीके दुबे जी, मैं आपके पास भी आता हूं। उससे पहले हम एक रिएक्शन भी देख लेते हैं कि सरकार की ओर से किस प्रकार की बात रखी जाए, कही जा रही। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कुछ शहरों में हुए प्रदर्शनों को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उनको भड़काने की कोशिश हो रही है, जिससे लोग सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये किसी कानून या किसी समुदाय के विरोध में और नहीं है और ना ही किसी के पक्ष में है। दरअसल इससे भारतीय नागरिकों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही उनके किसी अधिकार का इससे हनन होता। डीडी न्यूज के ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से यह खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए पहले सुनते, फिर उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों का भी मंत्रालय है और जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमने देखा कि अब स्थिति सुधरी है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन असम में बहाल कर दिया गया, तो अभी पूरी किस तरह से स्थिति है, खासतौर से अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि कुल मिलाकर के अब पूर्वोत्तर में हालात लगभग सामान्य हैं। अब यदि कोई थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं हो रही हैं तो वो पूर्वोत्तर के बाहर के क्षेत्रों में हो रही हैं।
जिससे हमें ये अर्थ निकालना चाहिए कि कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि कोई ना कोई हड़बड़ाहट बनी रहे, लेकिन वो चूंकि हो नहीं पा रहा। जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं वो असम में हैं, त्रिपुरा में हैं, त्रिपुरा में तो पहले ही दिन शांति हो चुकी थी, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यहाँ दिल्ली में है, मेरठ में है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ, मतलब जो उस नए इस प्रावधान से बहुत अधिक प्रभावित भी नहीं होते। जहाँ तक स्थिति का संबंध है, एक बड़ी सुखद बात यह है कि आज गुवाहाटी में पूरी तरह कर्फ्यू उठा दिया गया, क्योंकि पहले दिन वहीं पर कुछ एक ऐसी नामुराद घटनाएं हुई। लेकिन इससे एक चीज़ और दर्शती है कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी अधिक हताश हो चुकी है, आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों में एक के बाद एक 8 प्रदेशों में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारा ये प्रश्न है पूछना कि कांग्रेस पहले ये तो वाजे करे कि वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में है कि नहीं है। और यही रणनीति उन्होंने अपनाई थी जब अनुच्छेद 370 की बात आई। अनुच्छेद 370 को लेकर के भी उन्होंने बहुत उपद्रव पैदा करने का प्रयास किया, लोगों को भड़काने का प्रयास किया। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भैया आप सार्वजनिक तौर पर बता दीजिए कि आप अनुच्छेद 370 के हटाने के पक्ष में हैं कि नहीं है, यदि नहीं है तो आप वो भी खुलकर आइए, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो देश के लोगों की भावनाओं को समझते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो शोषित है, पीड़ित है, उत्पीड़ित है, जिनको देख करके मुझे लगता है कि लज्जा आ जानी चाहिए किसी भी जिम्मेवार सरकार को, उनकी चिंता पहली बार 70 वर्ष के बाद हुई है। सर, सवाल यही है कि आखिर जब भारतीय नागरिकों का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इस तरह के प्रोटेस्ट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इसके पीछे खड़ा है, कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? प्रजातांत्रिक एक प्रणाली का, प्रजातांत्रिक ढांचे का एक तकाजा है, एक मर्यादा है। यदि इनको इस पे आपत्ति है तो खुल करके आए ना, वो बहस करें। हमें तो समझ नहीं आता ये कहना क्या चाह रहे हैं, किस बात की आपत्ति। अब ये कहते हैं कि साहब एक समुदाय विशेष के खिलाफ है। मैंने कल भी कहा, रोज कह रहा हूं कि मुझे वो एक्ट में कहीं पढ़ करके तो दिखाइए पंक्ति जिसमें लिखा है कि ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है एक्ट, या किसी मुसलमान के खिलाफ है, या किसी हिंदू के पक्ष में। उनके पास कोई तर्क है नहीं, ना ही कहीं एक्ट में लिखा है। लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को भड़का करके मोदी जी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोलने में कहीं ना कहीं उन्हें सफलता प्राप्त हो, जो हो नहीं पा रही। तो ये हताशा का परिणाम है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा ये इतना इस प्रकार की हरकतों पर आमादा होंगे, उतना ज़्यादा ये देश की जनता से और ज़्यादा छूटते जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश टिकी के साथ सुधाकर दास, DD न्यूज़, दिल्ली। वहीं इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्ष ने जामिया के छात्रों पर रविवार को हुई पुलिसिया कार्रवाई के मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। तो इस पूरे मसले पे पक्ष विपक्ष की राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन मूल बात यही आती है कि क्या जो पूरा कानून है उसको लेकर लोग सच जानते हैं, उसके बाद ही सड़कों पर उतर रहे हैं। ये अपने आप में एक मूल सवाल बना हुआ। इससे विषय पे बात हम लगातार कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए, संजय कुमार सिंह जी, DK दुबे जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। DK दुबे जी, आपको लगता है कि जिस संविधान के तहत ये अधिकार मिलता है कि आप सड़कों पे आएं, अपना विरोध जताएं, और किसी भी कानून नियम के तहत अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो अपनी बात रख सकते हैं, आपको लगता है कि उसी संविधान पे भरोसा करके कम से कम इतनी तो उम्मीद रखनी चाहिए कि आखिर आपको इस प्रकार के प्रदर्शन से बचना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम संविधान बनने की प्रक्रिया को देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट है 25 नवंबर सन 1949 को, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब अपने पास ज्यूरिस्टिक बॉडीज हैं और देश स्वतंत्र हो चुका है, और स्वतंत्रता के समय पर हमारे पास हमने एक मैकेनिज्म बनाई है, जब ये मैकेनिज्म आपके पास है तो आपको किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने का अधिकार दिया तो जाता है कि आप अपनी बात कह लें, लेकिन उसका कोई भी प्रकार ऐसा जो देश को नुकसान दे सकता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। दूसरी बात यह है कि
जो कांग्रेस पार्टी या जो पार्टियां विपक्ष की इस समय स्टेटमेंट दे रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कानून 2016 में आया था सबसे पहले, और कांग्रेस की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस खुद भी शामिल थी और ये सारे विपक्षी दल भी शामिल थे। टोटल 30 सदस्य थे उस समिति में। नहीं, 30 सदस्य थे, लेकिन पार्टी का रिप्रेजेंटेशन था, सभी का रिप्रेजेंटेशन था, और वहां से ये बिल पास होकर आया। जब जेपीसी से वो क्लैरिफाई हुआ, उसके बाद वो पार्लियामेंट आया। पार्लियामेंट में एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर बहस हुई, बहस होने के बाद बिलिंग हुई, उसके बाद आपको रोड पर उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अगर आपको लगता है कि फिर भी इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आपके पास बहुत सारे फोरम हैं, जैसे आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में आपको भरोसा नहीं है क्या? कांग्रेस को या विपक्षी दलों को यह बताना पड़ेगा कि जब वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं इस कानून के खिलाफ और वहां पर सुनवाई करने की डेट भी फिक्स हो गई है, बेंचें बन रही हैं, तो अब आपको रोड पर उतरने की आवश्यकता क्या पड़ गई। और जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, जिनको ये बात समझ नहीं आती कि कानून में क्या है, उनको आपको भड़काने की आवश्यकता क्या पड़ गई। आपका दायित्व तो बनता था कि देश में शांति बहाल करते और आप ये कहते कि हम कोर्ट जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ पार्लियामेंट में फिर से आएंगे, हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, हम इस बिल के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। ये बहुत सारे तरीके आपके पास थे, क्योंकि आप चुनी हुई सरकार बनाने जाते हैं और आप चुने हुए प्रतिनिधि 70 वर्ष से आप शासन करते रहे। ऐसी व्यवस्था के तहत आपको रोड पर जाना, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से आपको शोभनीय है या शोभा देता है। बिल्कुल। संजय जी, आपको लगता है कि विपक्षी दलों को खासतौर से ये जो गफलत की स्थिति है कि जहां पे लोगों के पास भ्रम बना हुआ कि आखिर इससे उनका छीनने क्या जा रहा है, उनके पास बचने क्या जा रहा है, इस स्थिति के बने रहने से कम उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी, ये स्थिति वो बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए भी ये चाहते हैं कि ये भ्रम बना रहे कम से कम लोगों के बीच में? देखिए, एक चीज तो मैं मानता हूं कि विपक्षी पार्टी को विरोध करने का अधिकार है और लोकतंत्र में होना भी चाहिए। विपक्षी पार्टी हो, कोई भी बॉडी हो, जो स्टूडेंट बॉडी भी हो सकती है, लेकिन विरोध के लिए मुद्दा क्या हो। क्या वो मुद्दा ऐसा है जो लोगों को टच करता है? क्या वो मुद्दा ऐसा है कि जिसमें एक मिस इन्फॉर्म्ड या मिसलीडिंग कैंपेन आप चला रहे हैं, जो तथ्यों से परे हो, और आप सिर्फ इसलिए कि आप किसी व्यवस्था को नहीं पसंद करते, तो वो व्यवस्था कुछ भी कर रही हो, आप उसके खिलाफ ही जाएंगे और उसमें आप कोई एक ऐसा चीज ढूंढ लेंगे जो समाज को डिवाइड करता हो, और वहां फिर आप जाकर के दूसरे को कम्युनिस्ट आप डिक्लेयर करेंगे। और जब वो आपके नुकसानदायक पहुंच जाता है, लगने लगता है कि ये जो जिस तरह का भी माहौल बन रहा है वो एक कम्युनल डिवाइड की तरफ जा रहा है, जो मेरे लिए डेट्रीमेंटल है, तो आप कोई और नैरेटिव पे चले जाते हैं कि अट्रॉसिटी अगेंस्ट स्टूडेंट्स बाई पुलिस वो होता है। तो इसलिए मान लीजिए कि उनकी संख्या बल कम है, मान लीजिए कोई कानून पास हो गया, सरकार के पास संख्या बल ज्यादा है और वो कानून सचमुच सही नहीं है, आपको लगता है जेन्युइनली, आप प्रोटेस्ट करिए। ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को खारिज कर दिया, सरकार ने किया, और उसके बाद फिर से सरकार ने कानून को पलट दिया, जैसे अभी दलित वाले केस में हुआ, SC/ST एक्ट में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा हुआ, राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया। इस तरह के भी सिचुएशंस हमने देखे हैं। लेकिन कोई भी, या मान लीजिए जामिया का मसला है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जो राइटिंग हुई, जो बसें जली, मोटरसाइकिल जले, जो आम लोगों को तकलीफ हुई, जो पत्थरबाजी हुई, वो घटनाएं क्या मतलब कि उस घटनाओं पे कोई मीमांसा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। या मान लीजिए कि जिस समय पुलिस ने एक्शन लिया, क्या पुलिस जिस समय आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जहां वो सारी घटनाएं हो रही हैं, जहां बसें जलाई जा रही हैं, सामने दिख रहा है वो आग किसी रेसिडेंशियल एरिया के साथ लगा हुआ है। मैं घटनास्थल पे नहीं गया, लेकिन वो वीडियो में क्लियर दिखता है कि चारों तरफ और भी रिहायशी बस्ती है। अगर वो आग फैल जाएगी और जो लोग आग लगा रहे हैं अगर वो भाग करके कैंपस में घुस जाते हैं, तो क्या इतना सैक्रोसेंट है? बिल्कुल। तो ये कानून व्यवस्था को हाथ में मतलब बनाए रखना एक तरीके से स्थिति को, ये भी पुलिस का काम है, वो करने दिया जाएगा। शायद इस ओर भी सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसकी ओर वो बात कहते नजर आ रहे हैं। आप दोनों से हम बात को जारी रखेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किस प्रकार की स्थिति है जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि संशोधित नागरिकता कानून के संसद में पास होने के बाद से असम में उपजे हालात के बाद से अब स्थिति वहां पर सामान्य हो गई है। राज्य में कर्फ्यू हटा दिया गया है, तो ब्रॉडबैंड सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। लोग अपने घरों से निकलकर खुश हैं और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 11 दिसंबर से गुवाहाटी में लगा कर्फ्यू मंगलवार को हटा लिया गया। शहर में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहे। बस, कार और दोपहिया वाहन सड़कों पर नजर आए। डिब्रूगढ़ में मंगलवार को सुबह 6 बजे से 14 घंटे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। बीते दिनों हुए प्रदर्शन के बाद अब पूरे राज्य में हालात सामान्य हैं।
असम में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद कर दी गई थीं, जिन्हें मंगलवार सुबह से पूरे राज्य में फिर से शुरू कर दिया गया। हालांकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को मंगलवार दोपहर 3 बजे से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। जनहित याचिकाओं पर दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं बहाल करने से पहले राज्य की स्थिति का आकलन करने को भी कहा है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की। इस बीच कर्फ्यू में ढील देने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और राज्य के आम लोग प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं। आज निकल के अच्छा लग रहा है कि कर्फ्यू उठा दिया है। अभी मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जो करे वो पीसफुली करे। मेरे हिसाब से तोड़फोड़ होना नहीं चाहिए, सत्याग्रह से प्रोटेस्ट करना चाहिए। तोड़ फोड़ किया और जो पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट सरकार का प्रॉपर्टी लॉस किया, वो एक निंदनीय विषय है। अच्छा लग रहा है, अभी सब नॉर्मल हो गया है। हिंसात्मक करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। इस बीच लगातार सामान्य हो रहे असम के हालात के बाद राज्य में चलने वाली ज्यादातर ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। Position is also coming back to normal. Now all the long distance trains towards Delhi, they are running normally. The trains towards Calcutta, that is towards Eastern Railway, they are at present they are not running because of some law and order situation is in West Bengal. So hopefully maybe from tomorrow or as the situation improves, they will start. प्रशासन ने पर्यटकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। हिंसक प्रदर्शन के बाद अभी तक 136 मामले दर्ज किए गए हैं और 190 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल की पटरियां जाम कर दी। बात मेघालय की करें तो शिलांग में मंगलवार को कर्फ्यू में 13 घंटे की ढील दी गई। राज्य में मोबाइल संदेश सेवाओं पर अब भी रोक है। राज्य में किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। गुवाहाटी ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो असम समेत नॉर्थ ईस्ट में जहां सबसे ज्यादा चिंताएं व्यक्त की जा रही थी सरकार के स्पष्टीकरण के बाद में, वहां हालात तेजी से सामान्य हो गए हैं, लेकिन बावजूद उसके देश के अन्य हिस्सों में इस प्रकार के हिंसक या कहा जाए एक तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन देखने को क्यों मिल रहा है। इस मसले पे दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। डीके दुबे जी, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक टिप्पणी की थी, कहा था कि साहब सबसे पहले आप हिंसा बंद कीजिए, उसके बाद ही आपकी बात सुनी जाए। कम से कम इस ओर भी सबको ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी बात रख सकते हैं लेकिन हिंसक तरीके से नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, आप अगर किसी बॉडी के पास जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लॉ एंड ऑर्डर भी अपने हाथ में ले रखा है, बॉडी लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही बनी है। सुप्रीम कोर्ट भी लॉ एंड ऑर्डर के तहत बनाया, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में ले रखा है और लॉ एंड ऑर्डर आपने पूरा का पूरा बिगाड़ रखा है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी डेमोक्रेटिक बॉडी आपकी बात नहीं सुन सकती, क्योंकि आपकी बात सुनने के लिए सबसे पहले शांतिप्रिय माहौल होना आवश्यक है। अगर आप रोड पर उतर कर आते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो मेरे पास करने क्या है, मेरे पास अगर आए हो तो रोड पर क्या कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कोई भी रिलीफ नहीं दे सकता। दूसरी बात यह भी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी कि पुलिस कैंपस में घुस गई अपराधियों का पीछा करते करते, और पुलिस को ये राइट है, सीआरपीसी में ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस अगर किसी का पीछा करती है तो उनका पीछा करते करते वो फिर उस समय वाइस चांसलर से पूछने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि अब आरोपी अंदर घुसे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई वायलेशन हुआ है सीआरपीसी का या पुलिस एक्ट का, तो उसके लिए हमारे पास, जैसा वाइस चांसलर ने भी कहा, कि हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। एफआईआर के बाद उस पर पूर्ण इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक ट्रायल कोर्ट उस पर सुनना चाहिए। आप हर बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हम जाने का राइट हमको तब बनता है जब कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन दिखाई देता है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, यहां पर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक फंडामेंटल राइट के वायलेशन की प्रॉब्लम आती है, वहां जो सीएए है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने जा रहा है। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कार्रवाई जो रोड पर उतरकर भड़काने का और लड़ने दड़ने का काम है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? या तो कोर्ट में चले जाइए या फिर रोड पर चले जाइए, दो में से एक ऑप्शन आपको बिल्कुल, चुनना कोर्ट पड़ेगा। या रोड, ये कम से कम चुनना पड़ेगा। और सभ्य समाज में कोर्ट सबसे बेहतर तरीका है, रोड कोई विकल्प नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक तरीके अलग हैं। संजय जी, आपको लगता है कि कम जानकारी की वजह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ होने की स्थिति के चलते ये अराजकता स्थिति हमको सड़क पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, आज जो जाफराबाद या सीलमपुर में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, नदवा कॉलेज में हुआ, ये जो हम देख रहे हैं, अब मान लीजिए स्टूडेंट का किसी आंदोलन में शामिल होना जो देश के मुद्दे हैं उसमें गलत नहीं मैं मानता। आफ्टर ऑल जेपी मूवमेंट में बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट का शामिल हुआ था और उसके कारण वो मूवमेंट सफल हुआ था। सत्ता पलट दी थी उसने। वीपी सिंह के समय में मूवमेंट में सत्ता पलट दी थी, स्टूडेंट बॉडी जब सामने आई थी।
उसके बाद आपके रिजर्वेशन में प्रो और एंटी में भी स्टूडेंट्स काफी हद तक शामिल हुए थे। जनरली जिस समय स्टूडेंट का प्रेजेंट और फ्यूचर उससे इंपैक्ट हो रहा हो, तब स्टूडेंट जब शामिल होता है तो समझा जाता है। यहाँ ना प्रेजेंट इंपैक्टेड है, न ही फ्यूचर इंपैक्टेड है स्टूडेंट का। जेएनयू का फीस का हुआ था वो भी समझ में आता है कि एक आक्रोश है, चलिए वो सही था गलत था, कितना फीस होना चाहिए था वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो मतलब ना प्रेजेंट इंपैक्टेड है, ना आपका किसी तरह का पढ़ाई इंपैक्टेड है, ना फ्यूचर इंपैक्टेड है, ना करियर इंपैक्टेड है। एक मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा जो है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो अब मुसलमानों के खिलाफ है भैया, तो सुन तो लो कि क्या खिलाफ है या खिलाफ है भी कि नहीं है। तो ये जो किया जा रहा है, और हमारे यहाँ देखिए दलगत राजनीति कुछ ऐसी हो जाती है, जैसे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कल एक ट्वीट कर दिया कि ये देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो बस को जला रही है। अब ये सोच के परे चीज होती, क्योंकि आपने एक कनिस्तर दिखाया कि उसमें वो जाकर के बस के अंदर कुछ डाल रहा है, वो वीडियो पूरा नहीं था। अब पूरा वीडियो जब हुआ, कुछ लोगों ने तहकीकात करी, कुछ चैनलों ने तहकीकात करी, कुछ इंडिविजुअल्स ने किया, तो वो पानी से वो लोकल जो लोग हैं वो कैन में पानी भर के दे रहे हैं और उसके साथ वो कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी, दिल्ली में चुनाव भी है। अब प्रियंका जी कल इंडिया गेट पे जाकर के वो चली गई, पहले जान तो लेना चाहिए कि मुद्दा क्या है। राहुल जी जेएनयू गए थे, प्रियंका जी इंडिया गेट गई, पहले जान तो लीजिए कि मुद्दा क्या है। स्टूडेंट बॉडी के, मैं समझता हूं कि आपको एक इशू मिलता है, लेकिन क्या ये इशू उतना ही है, या दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं आज से 2 महीने बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा दिल्ली चुनाव का, झारखंड चुनाव खत्म होने के बाद मेरी समझ से आएगा, लेकिन उसमें कितने दिन बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं। तो वो उसके बाद जो आगे की राजनीति है या आपका प्रेजेंट जो है, या जो लोग कहते हैं कि मतलब मोदी सरकार को टारगेट करना है, इस कंस्टिट्यूएंसी को, सोशल कंस्टिट्यूएंसी को बचाना है, उसके तहत ये जो प्रक्रिया मिस इन्फॉर्मेशन की है या मिसलीडिंग कैंपेन की है, सही चीज है, जरूर आइए। आपको लगता है सड़क पे जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दे डेमोक्रेसी में आफ्टर ऑल लोकतंत्र है हमारे। लेकिन उसका तरीका क्या होगा और मुद्दा सच में होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में जरूरी है। तो भैया आपको लगता है कि एक मूल सवाल कि क्या संविधान, भारत का संविधान संसद में बैठे हुए सत्ताधारी दल को इतनी ताकत देता है कि वो देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ में खिलवाड़ कर सके? क्या ये एक मूलभूत सवाल भी कहीं कौंध रहा है? उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुन कर किसने भेजा? जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो आप बात करते हैं लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार। आपके पास हर 5 वर्ष में एक समय मिलता है जिसमें आप सरकार गिरा सकते हैं और दोबारा चुन सकते हैं। और जब आप दोबारा चुने तो जिन कानूनों में आपको लगता है कि उस समय गड़बड़ हो गई है, उन कानूनों को पलट दीजिए। आपको याद होगा कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संविधान संशोधन में कानून में बड़ी भारी परिवर्तन हुए और 44वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के बाद आया, तो उसने उनमें से मोस्टली प्रावधान बदल दिए। क्यों? क्योंकि वो चुनी हुई सरकार दोबारा आई थी, वो समझ में आ गया। इसलिए ये कहना कि संसद के अंदर मेजॉरिटी की वजह से कुछ गलत हो रहा है, भाई सरकार जब बनती है लोग उनको चुनकर भेजते हैं, चुनकर बनी हुई सरकार, और वहां पार्लियामेंट में जब कानून पास होता है तो वहां कोई सरकार कानून पास नहीं करवाती, सरकार केवल एक प्रपोजल रखती है, कानून वहां सांसद पास करते हैं और संसद में सांसद सभी पार्टियों के होते हैं। जैसे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ये है कि राज्यसभा के अंदर जिस समय यह कानून पास हुआ उस समय सत्ताधारी पार्टी के पास मेजॉरिटी तो नहीं थी, बाकी तमाम दलों ने उसका सपोर्ट किया। अब वो तमाम दल खुलकर आए हो ना आए हो, उन्होंने किस प्रकार से वोटिंग की, लेकिन जो वोटिंग है इसका मतलब है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, इस कानून के हम समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार जो मेजॉरिटी में है उसकी वजह से कुछ एट्रोसिटीज हो रही है, उसकी वजह से कुछ गलत हो रहा है? ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है तो आप पुनः सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उसके बावजूद नहीं होता तो फिर आप अपनी शक्ति वोट के माध्यम से दिखा सकते हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बिल्कुल हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, लेकिन सच पहले जानिए, उसके बाद आप किसी प्रकार की राय व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपका ये बहुत जरूरी है सच को जानना। उसके बाद ही किसी प्रकार के लोकतांत्रिक प्रदर्शन की बात हो या सड़कों पर उतरने की बात हो, उसका हिस्सा बनिए, लेकिन सच पहले जरूर जानिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ।